जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री टाइमलाइन। हिस्ट्री टाइमलाइन के पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि 1916 में किस प्रकार 1916 में नखलऊ समझौता हुआ, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस तरह से समझौता हुआ, वो सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1919 का। 1919 में जो एक्ट आया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज ये हिस्ट्री टाइमलाइन का जो आखिरी क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे 1947 तक, भारत की आज़ादी तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत, ये तीनों का कवर किए हैं। ये हम सिर्फ टाइमलाइन देखते हैं कि कौन सी घटना कब घटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे 1919 से। 1919 में क्या था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। देखिए, एक साल पहले 1919 से एक साल पहले जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी समाप्ति हो चुकी है। 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारतीयों को भी शामिल करने का आग्रह किया गया। महात्मा गांधी ने भारतीयों को उसमें भर्ती कराया। भारतीय सैनिक को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के सेना में भर्ती कराया गया। इसलिए महात्मा गांधी को सार्जेंट लोग कहते थे, जो पुलिस की भर्ती कराने वाले सार्जेंट कहते थे। तो क्या 1914 में बताया गया कि भारतीयों को कि अगर आप हमको सहायता करिएगा विश्व युद्ध लड़ने में तो आपको हम एक डोमिनियन का दर्जा दे देंगे। लेकिन भारतीय उम्मीद कुछ और कर रहे थे, लेकिन मिला कुछ और। तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू क्या थे? मॉन्टेग्यू भारत के सचिव हुआ करते थे। क्या थे? भारत के सचिव। और चेम्सफोर्ड क्या थे? तो भारत के वायसराय थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय में ही क्या आता है? रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट जो आया था, इनके अध्यक्ष जो थे कौन थे? सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में रोलैक्ट एक्ट भारत आया था। देखिए, उम्मीद तो कर रहे थे भारतीय लोग कि हमको कुछ अच्छा मिलेगा, भारतीयों के लिए कानून बनाया जाएगा, लेकिन हुआ इससे उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि रोलैक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कि बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जाता था। लेकिन बदले में वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वह अपने बारे में पूछ नहीं सकता था रीज़न कि हमको गिरफ्तार क्यों किया गया। उसके बाद जब गिरफ्तार हो जाती थी तो उसके बाद वह अपने मन से वो वकील नहीं रख सकता था। तब जब फैसला उसको सुना दिया जाता था, सज़ा मिल जाती थी, उसके बाद वह अगर असंतुष्ट है तो दूसरे न्यायालय में वह अपील भी नहीं कर सकता था। ये तीनों चीज़, ना दलील, ना वकील, ना अपील, ये तीनों चीज़ वो नहीं कर सकता था। तो देखिए, जो रोलैक्ट एक्ट था, महात्मा गांधी ने रोलैक्ट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दिए थे। किस कानून की? काला कानून। उसके बाद मोतीलाल नेहरू बोले कि यह जो कानून है रोलैक्ट एक्ट, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून है। इसमें तीनों चीज़ का प्रावधान नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि भारतीयों में असंतोष की भावना पनपने लगी, असंतोष बढ़ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, आंदोलन फैलने लगा इसके विरोध में। तो पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब में दो बड़े नेता हुआ करते थे उस समय। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा का नाम था सत्यपाल मलिक। तो दोनों को गिरफ्तारी हो जाती है। कहाँ पे? रोलैक्ट एक्ट के तहत दोनों को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के तहत क्या हुआ कि उसमें जन आक्रोश फैल गया क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जलियांवाला जगह है कहाँ पे? अमृतसर में। तो अमृतसर में एक सम्मेलन बुलाया गया, शांतिपूर्ण सम्मेलन चल रहा था। और कौन सा दिन था? वो बैसाखी का दिन। जिस तरह से उत्तर भारत में होली होता है गेहूं की फसल कटने के उपलक्ष्य में, उसी तरह से पंजाब के लोगों के द्वारा गेहूं की फसल कटने के बाद एक बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। तो बैसाखी के दिन क्या हुआ कि जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण एक सम्मेलन चल रहा था। तो क्या हुआ कि भारत का चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय थे। लेकिन पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उसमें कौन थे? जनरल ओ डायर। उनका क्या नाम था? जनरल ओ डायर ने आदेश दिया कि क्या करिए, उस पर गोली चलाइए। तो जो लोकल पुलिस था वो उस पर क्या किया गया? गोली चलाया गया। किसमें? जलियांवाला बाग में। तो उसी को हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। वह दिन कौन सा था? 13 अप्रैल 1919 की घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना अपने आप में है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। क्योंकि हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने क्या किया था? तुर्की पे आक्रमण कर दिया था। तो तुर्की पे आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया के जितने मुस्लिम कंट्री हैं सभी का एक खलीफा हुआ करता था, जिसका निवास स्थान कहाँ था? तुर्की में। तो इसी से खफा थे, जो मुस्लिम लोग थे इससे खफा थे। उसके बाद क्या होता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन सैयद बंधु के नेतृत्व में ये खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि महात्मा गांधी को उन्होंने अपना नेता मान लिया
और बोला कि आप क्या करिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, हम आपके पीछे हम चलेंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या क्या होता है कि एक साल के बाद खिलाफत आंदोलन के बाद क्या बन जाता है, असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1920 में कन्वर्ट होकर किस में परिवर्तन हो जाता है, असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का ये पहला आंदोलन था जो पूरे भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में ये फैल गया था। देखिए महात्मा गांधी इससे पहले भारत में आंदोलन किए थे 1917 और 18 में, लेकिन वह क्षेत्रीय आंदोलन था। भारत में पूरे भारत में फैलने वाला महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला आंदोलन कौन था, तो असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन में पूरे भारत में फैला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में फैला था। इसमें क्या हुआ कि स्वदेशी जितने भी कपड़ा था या स्वदेशी चीज़ों पर जोर दिया गया था, तो असहयोग आंदोलन हो गया। अब उसके बाद असहयोग आंदोलन बंद क्यों करना पड़ा, इसके पीछे एक घटना घटी। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक जगह है चौरा चौरी। तो चौरा चौरी में क्या हुआ कि जो जुलूस जा रही थी पब्लिक का, तो वहाँ के जो एक पुलिस चौकी था उसके पुलिस के द्वारा क्या हुआ कि वहाँ पे रोकने की कोशिश की गई। तो जो जुलूस थी उसने क्या किया कि सभी पुलिस अधिकारी और एक थानेदार था, टोटल 22 लोगों को वहाँ पे जलाकर मार दिया गया। तो उसी घटना से क्या हुआ कि महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो असहयोग आंदोलन है वह पूर्णतः जो है बिना वायलेंट के चलेगा। मतलब जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाए थे सब सत्य और अहिंसा, यानी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा पे बल देते थे। मतलब हत्या की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो यहाँ तो 22 लोगों की हत्या हो गई। 22 लोगों की हत्या होने के बाद क्या होता है कि एक दिन के बाद 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो महात्मा गांधी पर बहुत नेताओं ने गुस्सा निकाला, लेकिन महात्मा गांधी जब एक बार डिसीजन ले लिए तो ले लिए, वो वापस नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइमन कमीशन। देखिए 1928 में साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत आया था। इसमें 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। 7 में से कोई भी इसमें भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इसमें भारतीय होना चाहिए। तो क्या हुआ कि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। उसी समय क्या हुआ कि लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यह विद्रोह चल रहा था। तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे जेम्स स्कॉट ने आदेश दिया कि आप क्या चलाइए कि उस पर डंडा चलाइए। तो सभी पुलिस अधिकारियों ने क्या हुआ, डंडा चलाना स्टार्ट किया। और उसी भीड़ में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय को लाठी की चोट लगी और पूरी तरह से इंटरनल जख्मी हो गया और 10 से 15 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद क्या होता है, भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें एक नया अध्याय जुड़ता है। और क्या होगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद जितने भी उग्र लोग थे वो और आक्रोशित हो गए। उसके बाद क्या होता है कि 1 मंथ के बाद, लाला लाजपत राय की मृत्यु के 1 मंथ के बाद भगत सिंह और राजगुरु ये सभी विचार करते हैं कि किस तरह से इसको मारा जाए। किसको? जेम्स स्कॉट को किस तरह से मारा जाए। तो प्लान बना। उसके बाद क्या हुआ कि जेम्स स्कॉट पे गोली चलाया गया, लेकिन जेम्स स्कॉट बच गया और उसके बदले में कौन मर गया? सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सॉन्डर्स की हत्या के इंजाम में इन सभी पर मुकदमा चलाया जाता है और फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। देखिए 1928 में क्या हुआ कि ये सज़ा सुनाया गया 1928 में। और उसके बाद क्या होता है 1931 में इनकी फांसी हो जाती है। 1931 में क्या होता है, इनको फांसी दे दिया जाता है। 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी होगी। हम आगे इसको हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1929 में क्या होता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया कि दिल्ली के असेंबली हॉल में क्या किए, बम फेंक दिए। सेफ्टी बिल जो लाया गया था उसके खिलाफ में ये लोग क्या किए, बम फेंके। और बम उस जगह पे फेंका गया जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था, एक खाली जगह पे बम फेंका गया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि नमक कानून के विरोध में गांधी जी के द्वारा यह चलाया गया था। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी नमक बनाकर इस कानून का विरोध किए और इस कानून का खिलाफ किए। मतलब ये बोलते थे कि सविनय हम क्या करेंगे, आपकी आज्ञा को अवहेलना करेंगे, मतलब आपकी आज्ञा जो है उसको हम टालेंगे, इसमें कोई हिंसा नहीं होगा, अहिंसा के साथ हम लोग ये आंदोलन करेंगे। किनका कहना था? महात्मा गांधी का। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। और उसके बाद क्या होता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। कहाँ पे? ब्रिटेन में
सभी जितने भी संगठन था सभी के नेता को यहाँ पे इनवाइट किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1931 में। 1931 में क्या होता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता, देखिए 1931 को गांधी इरविन समझौता इसलिए होता है कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इस समय क्या हुआ था, इरविन भारत के वायसराय थे, तो इरविन को आदेश दिया गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा कि आप क्या करिए, कांग्रेस को मनाइए, यानी गांधी जी को मनाइए कि क्या करिए, कांग्रेस सम्मेलन में भाग ले, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आगे होगा उसमें भाग ले। तो सहमति बन गई दोनों में और कांग्रेस ने जाने के लिए स्वीकार कर लिया और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भाग लिया। कहाँ पे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ होगा, इंग्लैंड में, वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच क्या होता है, देखिए ये 5 मार्च 1931 को यह सम्मेलन होता है जो गांधी इरविन समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी जाती है। कब, 23 मार्च 1931 को। देखिए फांसी की सज़ा होनी थी, फांसी मिलनी थी कब, 24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद क्या होता है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो होता है 7 सितंबर को स्टार्ट होता है। देखिए मार्च में इनकी फांसी हो जाती है। अगर फांसी में थोड़ा सा डिले होता है, सितंबर में गांधी जी कहाँ पहुँचते, इंग्लैंड पहुँचते द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। हो सकता था कि उस सम्मेलन में कुछ ऐसा निर्णय निकल के आता कि इनको बचाया जा सकता है। देखिए भगत सिंह को ब्रिटिश लोग मानते थे ये देशद्रोह हैं, लेकिन भारतीय लोग मानते थे ये स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, हम लोग स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं इनको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1931 तक हम लोग देख लिए हैं, अब हम 32 तक देखेंगे। देखिए 32 में क्या होता है कि 32 में होता है पूना समझौता। पूना समझौता क्यों हुआ, क्योंकि देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सभी लोगों ने भाग लिया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो वो व्यक्ति थे BR अम्बेडकर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया कि जितने भी संप्रदाय, सभी संप्रदाय के लिए अलग अलग चुनाव व्यवस्था कराया जाएगा, अलग अलग चुनाव व्यवस्था कराया जाएगा। तो 1932 ईस्वी में एक पंचाट आता है जिसको हम बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट। वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड। उनके द्वारा सांप्रदायिक पंचाट नामक जो एक भारतीयों को दिया गया है, सांप्रदायिक पंचाट मतलब सभी संप्रदाय को बांटने की कोशिश की गई। तो गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा। गांधी जी बोले कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि जो भी संप्रदाय है, मान लीजिए ऊपर अपर कास्ट है वो अपर ही रह जाएगा, जो लोअर है वो लोअर ही रह जाएगा, ये बीच की जो खाई है वो कभी भरेगा नहीं। तो गांधी जी ने किसको समझाया, BR अम्बेडकर को। देखिए गांधी जी उस समय क्या चल रहा था, 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी के दौरान क्या हुआ, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। पुणे के यरवदा जेल में गांधी उस समय थे। तो गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिए। कब, 1932 में आमरण अनशन शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, अन्य नेताओं के सहयोग से गांधी जी और BR अम्बेडकर की जो मीटिंग होती है उसी को हम बोलते हैं पूना पैक्ट, क्योंकि पूना के जेल में हुआ इसलिए पूना पैक्ट बोलते हैं, इसको पूना समझौता कहते हैं। 24 सितंबर को यह मीटिंग फिक्स किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी ने बोला कि ये जो आप मांग कर रहे हैं SC ST को रिजर्व करने का, ये बहुत गलत तरीका है। मतलब ऐसा तरीका उसमें बताया जा रहा था कि मान लीजिए कि कोई एरिया है जिसमें रिजर्व सीट से कोई चुनाव लड़ेगा तो रिजर्व कैटेगरी के ही व्यक्ति उनको वोट कर सकता है और दूसरे कैटेगरी का व्यक्ति वोट नहीं कर सकता है, ऐसा व्यवस्था था। देखिए तो गांधी जी का कहना था ये गलत है, वोट होना चाहिए। मान लीजिए आपका सीट रिजर्व हम करेंगे लेकिन सभी लोग वोट दे के चुनेंगे, इससे क्या होगा, एकता रहेगा और सभी लोग ऊपर आएंगे, जितने भी नीचे तबके के हैं वो ऊपर आएंगे और SC ST भी कहीं पे जाके जनरल सीट में लड़ सकता है। जनरल सीट जहाँ पे होगा वहाँ पे SC ST भी चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसा व्यवस्था किया गया जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए 1930 में होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में क्या होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस इसमें क्या किया, भाग नहीं लिया। क्यों, क्योंकि उनको जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, जो ये बात बोल रहे थे वो मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में ही गांधी जी वापस आ जाते हैं। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए इसमें क्या होता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम होता है, इसी से भारत का जो अभी वर्तमान में संविधान है, इसी से बहुत सारा चीज़ डायरेक्ट इसमें से लेकर और भारतीय संविधान में ऐड कर दिया गया। तो 1935 जब हम पढ़ाएंगे भारत शासन अधिनियम तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया था।
हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि हुआ क्या था कि 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया था उसमें एक चीज़ बताया गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें चुनाव कराया जाएगा। तो इसी के तहत क्या हुआ कि 11 राज्य उसमें थे, तो 11 राज्य में वोटिंग हुआ। कब? 1937 में वोटिंग होता है। तो इसमें से 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है। तो यहाँ क्या होता है कि अन्य दलों वाले जैसे मुस्लिम लीग वाले भड़क जाते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पे एक तरफा हो गया और भारत में मुस्लिम का जो आगे का भविष्य है वो खतरा हमको दिख रहा है कि जो हिंदूवादी लोग हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस क्या है, हिंदू को सपोर्ट करती है, मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करती है। ये बात जो है खटकने लगा किसको? मुस्लिम लीग को। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1938 का। 1938 में क्या होता है? हरिपुरा सम्मेलन। क्या होता है? हरिपुरा सम्मेलन। तो हरिपुरा सम्मेलन में होता है कि ये हरिपुरा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात का हरिपुरा जो सम्मेलन होता है उसमें महात्मा गांधी के द्वारा जो चुने गए थे, जो वोट में के लिए खड़े थे चुनाव के लिए, क्योंकि देखिए जितना भी कांग्रेस अधिवेशन होता है सब में एक अध्यक्ष को चुना जाता था। तो अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होता है, जो लोग जीतते हैं वही अध्यक्ष बनते थे। तो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को तथा सुभाष चंद्र बोस उसके विपक्ष में खड़ा हुए थे। तो दोनों के बीच वोटिंग होती है, उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। इसके जस्ट पहले क्या होता है कि चुनाव से पहले महात्मा गांधी किनको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कि आप क्या करिए, नॉमिनेशन वापस ले लीजिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं करते हैं। तो महात्मा गांधी स्टेटमेंट देते हैं कि अगर सुभाष की जीत होती है, अगर सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है तो समझ जाइए कि यह गांधी की हार है। ये किसने बोला था? तो महात्मा गांधी ने बोला था। तो देखिए जब वोटिंग हो के जब ये अनफॉरगॉटन हीरो जो हमारे हैं सुभाष चंद्र बोस ये जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी तो नाराज़ हो गए क्योंकि वो उनके जो उम्मीदवार थे वो हार चुके हैं। कौन? पट्टाभी सीतारामैया। तो कांग्रेस में उस समय वर्किंग कमेटी में जो थे मेंबर वो कितने थे? 14 मेंबर के जो कमेटी थी, 14 मेंबर में से 12 मेंबर इस्तीफा दे देते हैं। कितने मेंबर? 12 मेंबर क्या होता है? इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस खुद इस्तीफा दे देते हैं। देखिए मान लीजिए कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जितना भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी अगर एक ही बार इस्तीफा दे दे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के चलते क्या हुआ था उस समय भी कांग्रेस के जितने भी वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, कितने मेंबर थे? 14 मेंबर थे। तो 14 में से क्या हुआ? 12 ने इस्तीफा दे दिया। तो अब सम्मेलन चलेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा कार्य? तो इसी के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अब हम बात करते हैं 1940 में। देखिए 1937 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग को उतना सीट नहीं मिला था। उसी के चलते क्या होता है कि 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का सम्मेलन होता है। तो लाहौर अधिवेशन में क्या होता है कि पाकिस्तान की मांग प्रस्ताव को पेश किया जाता है और सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है। इसी के तहत क्या होगा, आगे पाकिस्तान की मांग जोर शोर से पकड़ने लगेगी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1942 का क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या था कि देखिए 1942 में अभी हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले क्या होता है 1939 से 1945 तक क्या चलता है? वर्ल्ड वार चलता है। तो 1939 में जब वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो शुरुआती के जो 2-3 साल समय था 1942-41 तक जो समय था, क्या होता है कि जितने भी धुरी राष्ट्र थे, इटली, जर्मनी, जापान, ये जो कंट्री थे शुरुआती दौर में ये जीत रहे थे और ब्रिटेन, रसिया ये सब हार रहा था। तो रसिया और अमेरिका ने दिमाग लगाया और ब्रिटेन को कहा कि आप क्या करिए, भारतीयों को मदद के लिए बोलिए कि भारतीय सेना जो है वो किसमें शामिल हो, जो ब्रिटिश सेना है उसमें शामिल हो और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए लड़े। ये किसने कहा था? अमेरिका और रसिया ने किसको बोला था? ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन वाले ने एक मिशन भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के तहत क्या हुआ? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन आए थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसमें एक ही मेंबर था और एक ही मेंबर कौन थे? वो क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने बोला कि आप क्या करिए, हमें मदद करिए द्वितीय विश्व युद्ध में। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में हम जीत जाते हैं तो आपको हम क्या देंगे? स्वतंत्र कर देंगे देश को। लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस के जितने भी नेताओं थे सभी ने कहा कि आप क्या करिए, हमको लिखित दीजिए कि हम क्या करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन लिखित देने से वो मना कर दिया। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने लिखित कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। इसलिए क्या हुआ कि गांधी जी ने इसे कहा क्या? पोस्ट डेटेड चेक कहा। और उसके बाद क्या होता है कि सभी नेताओं ने इनकी अवहेलना कर दी और ये क्रिप्स मिशन को कोई स्वीकार नहीं किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट कर देते हैं। महात्मा गांधी जो है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये पूरे देश में फैल गया। भारत छोड़ो आंदोलन
8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हमको अगले दिन, नेक्स्ट जो दिन है 9 अगस्त को हम क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में हम फैलाएंगे और भारत छोड़ो आंदोलन ज़ोर शोर से आगे पकड़ने लगेगा। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े बड़े लीडर थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, भारत के जो पब्लिक है उसके द्वारा ये आंदोलन का नेतृत्व किया गया, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे सभी को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। और पब्लिक को एक दिन पहले ही मैसेज मिल गया था कि हमको अगले दिन क्या करना है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना है। तो यहाँ पे ये हम देख लिए 1942 का क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं 1946 का। 1946 में क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। तो कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है कि इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस। कौन थे, पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप क्या करिए, एक संविधान सभा का निर्माण करिए। मान लीजिए भविष्य में आपको क्या होता है, देश आज़ाद मिल जाता है, तो आप चलाएंगे कैसे देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करिए, पहले एक संविधान सभा का गठन करिए, उसके बाद आप संविधान का निर्माण करिए। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर थे, सबसे पहले थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद पेंथिक लॉरेंस और तीसरा कौन थे, AB अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति उसमें सदस्य थे। इसके तहत क्या हुआ, भारत का विभाजन हो जाता है। भारत के विभाजन कैबिनेट मिशन के तहत होता है और भारत में क्या होता है कि जो संविधान सभा का निर्माण था इसके तहत ही किया गया। और उसके बाद हम देखते हैं 1947 में क्या होता है कि 1947 में सबसे पहले 3 जून 1947 को भारत विभाजन, मतलब भारत के अलावा एक और देश बनेगा जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो नाम है वो कहाँ पे सबसे पहले लिया गया था, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि पाकिस्तान शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए सर, जो सबसे पहले जो इसको प्रयोग किया गया था कहाँ किया गया था, 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए 3 जून को भारत विभाजन स्वीकार कर लिया गया, कहाँ पे, ब्रिटेन की संसद में। उसके बाद जुलाई में क्या होता है, जुलाई में भारत की आज़ादी एक्ट पास किया जाता है। भारत जो ब्रिटिश की संसद है उसमें भारत की आज़ादी के लिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए क्या होता है, ब्रिटिश से जो संसद भवन था उसमें ये पेश किया जाता है और सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 14 अगस्त 1947, देखिए एक दिन पहले, भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को कौन आज़ाद होता है, भारत। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि आज 1919 से स्टार्ट किए थे और कहाँ तक, 1947 तक हम लोग देख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हम लोगों ने जितने भी टाइमलाइन, इम्पोर्टेंट टाइमलाइन था, देखिए इसमें हम लोग डिस्कशन जो है डिटेल से नहीं किए, सिर्फ हम शॉर्ट में हम देखे हैं कि भारत का जो इतिहास है 3 भागों में हम इतिहास को बांटे थे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो 1947 तक हम देख लिए हैं कि कब कब कौन सी घटना घटी है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग क्या करिए कि इसको याद करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपको हिस्ट्री को समझने में एक थोड़ा सा एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ कौन सी घटना कब है। इसके बाद हम लोग प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास किसी तरह से आगे बढ़ा है उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। पिछले 3 वीडियो हम लोग बनाए हैं, इससे पहले आपको वो भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन सी घटना कब घटी है। तो ये लास्ट वीडियो आज का था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।